सो आपको 3 टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वन आपका रीजनिंग और सेकंड वन आपका जीके एंड थर्ड वन आपका साइंस। आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं वीडियो के बीच में शेयर करता रहूँगा, एग्जाम रिलेवेंट एंड टिप्स, जिससे आप फॉलो करके जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे। डेफिनेटली आपका कुछ भी डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 16 का। और थैंक यू सो मच जो भी वीडियो वॉच करते हो, इन तक देखा करो वीडियो को, जरूर कुछ ना कुछ आप सभी के लिए करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न शब्दों को अगर यहाँ पे अगर आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर ले तो भाई सब मैं बता रहा हूँ रीजनिंग में आपको कोस्ट गार्ड में 1 नंबर भी नहीं जाने वाला अगर ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमसे बोला गया है कि शब्दकोश में उनके क्रम में सजाइए। अब देखो कुछ इंग्लिश वाले बोल रहे थे भाई इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया करो, तो डोंट वरी, मैं जल्दी बोथ लैंग्वेज में आपका टाइप कर दूंगा। अभी समझने की कोशिश कर सकते हो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इनको मैनेज करना है। तो देखो यहाँ पे ए तो सब पे स्टैंड करता है फर्स्ट पोजिशन में, सभी को पता होगा। डी भी सब पे सेम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यम पहले आता है कि डी पहले आता है कि फिर डी पहले आता है कि यम पहले, तो यम वाले तो दोनों के दोनों खत्म। डिक्शनरी जैसा A to Z चलता है ना ऑर्डर, उसी बेसिस पे ये आ गया ADD। आई पहले आता है कि आई पहले आता है, चलो दोनों में आई आ रहा है। टी पहले आता है कि सी पहले आता है, आप बोलोगे भैया सी पहले आता है तो सी वाला पहले होगा, मतलब कि पहले आएगा 3 नंबर। उसके बाद ये दोनों तो अपने कट ही थे, तो 3 के बाद आपका आएगा 2 नंबर। पेपर में अपने को यहाँ पे टिक लगाना है ऑप्शन बी पे और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। समझ में आ गया, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां। अच्छा ठीक है, एक परिवार है, फैमिली है भाई, और उनकी मतलब ये मान लो पति है, से पति मैं लिख देता हूँ पी, और पत्नी को क्या लिख देता हूँ वाइफ से ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं, मतलब 4 बेटे हैं, इन दोनों के कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और पत्नियों से अपने को मतलब नहीं है भी, ठीक है। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, मतलब 4 तो इनकी पत्नियां थी, ठीक है। अब इनके 4 में हर एक के 3-3 हैं, तो टोटल ये भाई कितने हुए बेटे, यहाँ पे कह रहा है परिवार में 3 बेटे और 1 बेटा है। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है, सॉरी 3 बेटे और 1 बेटी है। तो अपने को बेटी से तो मतलब नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है पूरे परिवार में पुरुषों की सदस्यों की संख्या बताओ, तो भैया पुरुष कितने हो जाएंगे, 4 तो ये थे, 3-3 है तो 4 तिरका 12 इनके हो जाएंगे। जबकि ये जो एक पति था इसके कितने बेटे थे, 4, तो 4 और 1 5, और ये कितने हुए 12 5 1 + 4 + 12, तो टोटल कितना हुआ 4 + 1 5 और 5 और 12 17। सो राइट आंसर अपना क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से समझा देता हूँ, एक पति और एक पत्नी है, उसकी पत्नी है, पति और पत्नी, उनके 4 बेटे हैं, एक ये हुआ उनके 4 बेटे हैं, और इन 4 के 3-3 पुत्र हैं। हम बेटी की बात ही नहीं कर रहे, बेटी को साइड में रख दो क्योंकि हमसे पुरुष पूछा है। 3 पुत्र हैं तो 1 के 4 हुए तो 3 के 4 के कितने होंगे, 4 तिरका 12, तो 12 4 16 और 1 17, 20 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। क्या है, ए और बी दोनों भाई हैं। समझना क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, वीडियो को पॉज करो आंसर बताओ। ए और बी दोनों भाई हैं और सी और डी दोनों बहनें हैं। चलो यहाँ पे आपके सामने करता रहता हूँ, मैं करके आपको दिखाता हूँ। ए बी 2 भाई हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों के दोनों क्या आपस में भाई हैं। सी और डी के आपस में, सी डी हैं बहनें, सी डी हैं बहनें। उसके बाद हमसे क्या बोला है, ए का बेटा डी का भाई है। जो ए का बेटा है, ए का जो बेटा है अपना यहाँ पे, ये ए का बेटा है जो, वो डी का भाई है, ठीक है। अरे यहाँ पे हट गया वो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। ए बी ये 2 थे और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और माना, यहाँ पे क्या माना था मैंने, सी डी, ठीक है। अब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। जो ए का बेटा है ये, ठीक है, ये डी का भाई है, डी का भाई है। तो हमसे पूछा क्या है, बी का सी से क्या संबंध है। ये इसका भाई हुआ, ये बी इसका चाचा हो जाएगा, ये इसका चाचा हो जाएगा। बी का सी से क्या संबंध होगा, चाचा हो जाएगा। क्योंकि एक बात आपको पता होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, से अगर कहा जाए, से की ओर, से की ओर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी मतलब सी, बी को क्या बोलेगा, बी का सी से क्या रिश्ता है। तो भाई ये दोनों तो अपने दोनों भाई ही थे ना, ये दोनों बहनें थी, तो ये इनमें से जो सी है ना, वो बी को क्या कॉल करेगी, चाचा, क्या बोलेगी, अंकल कॉल करेगी, क्या कॉल करेगी, अंकल कॉल करेगी। तो इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में आज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 9 27 9 तिरका 27
4 31, फिर कुछ हुआ है, फिर कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, फिर हमसे यहाँ पे पूछा है। देखो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, फास्ट कैलकुलेशन करो, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आपका। नंबर सीरीज मतलब मैथ्स में नहीं यार, कोडिंग डिकोडिंग वाली सीरीज आप मान सकते हो नंबर्स का, तो उन्हीं से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फॉलो क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 9 तिरका 27 और 27 में मैंने जोड़े 4, तो कितना हुआ 31। फिर उसके बाद यहाँ पे 31 गुणा 5, 31 गुणा 5, तो 31 इंटू 5 करूँगा कितना होगा, 5 पंजा 5 और 5 3 15, 135, ठीक है 135। जबकि यहाँ पे 135 थोड़ी होगा, मिस्टेक कर दी मैंने। 9 तिरका 27, ठीक है 27 और 4 31 प्लस 4 इंटू 5। तो जैसे ही हम यहाँ पे 31 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 155, फिर प्लस 6 161, 161। अब 161 आया इंटू 7, 161 मतलब कि पहले 3 का गुणा, फिर 4 जोड़े जा रहे हैं, फिर 5 का गुणा, फिर 6 जोड़े जा रहे हैं, फिर 7 का गुणा, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11, 1127। अब 1127 आ तो गया है, इंटू 7 कराया, अगला क्या आएगा प्लस का 8, प्लस का 8। तो 1128 में मैं प्लस का 8 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ भाई। 1128 में प्लस का 8 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1127 में प्लस का 8 कर दूंगा कितना हो जाएगा 1135, 1135 लिख लीजिएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहले इंटू 3 कराया गया है, फिर प्लस 4 हुआ है, फिर इंटू 5 कराया गया है, प्लस 6 हुआ है, फिर इंटू 7 कराया गया है, प्लस 8 हुआ है। ये सीरीज अपने को यहाँ पे फॉलो करनी थी, ये सीरीज यहाँ पे अपने को फॉलो करनी थी। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो परीक्षा ऐप पे जाके लगा लेना। कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशली जैसे इस तरह का आपको यहाँ पे ये कोड है, इसका यूज कर लेना, तो जो डिस्काउंट होता है उसका प्राइस हाफ हो जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि कोस्ट गार्ड के लिए तो ज़रूर ऑनलाइन मॉक लगा लेना। जीडी के लिए ऑनलाइन मॉक लगाओगे आपको टाइम मैनेज करना आएगा, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले परीक्षा ऐप ओपन कर लेना, टेस्ट सेक्शन में आना, यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएंगे, टेस्ट क्लिक करना, अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, देन वहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा। कोड है अपना ONLINED 50, इसे कर देना। इससे आपको 50% का मतलब 149 रुपये में आपको 19 20 टेस्ट तक ऑनलाइन लगाने को मिल जाएंगे। और क्या चाहिए, ऑफलाइन से ऑनलाइन लगाओ ना, पेपर की तरह टेस्ट दो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई क्वेरी आए तो कमेंट में आस्क कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। 20 के बाद 32 लिखा है, 32 के बाद 45 लिखा है, 45 के बाद 59 लिखा है, 59 के बाद 74 लिखा है। दिमाग में जल्दी से चलाओ, जल्दी से क्या हो सकता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो 20 में हमने जोड़ा है 12, 12 में 32 में हमने जोड़ा है यहाँ पे 13, ठीक है 13 में हमने जोड़ा यहाँ पे, 45 में हमने जोड़ा यहाँ पे 14 और 59 में हमने जोड़ा यहाँ पे 15। तो 74 पे अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पे कितना 16। अगर आप चाहो तो फॉलो करा लो, देख लो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। 32 में हम 13 ऐड करेंगे, ऐसे आपके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। 3 तो 5 जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, 4 1 5 45 हो गया। 45 में अगर मैं 14 ऐड करूँगा तो भाई 45 4 49 10 59, ठीक है। और 15 ऐड करूँगा तो 74 और 74 में 16 ऐड करूँगा तो 74 6 कितना हो गया 80 और 80 10 90। सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न आरेख में कितने त्रिकोण हैं? आपने चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ नॉर्मल से, ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं आपसे ये पूछ लेगा। अभी आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीन में नहीं आएगा। इसमें कितने होते हैं 8, इसमें कितने होते हैं केवल 8 होते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे एक ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये वाली केवल रो मैंने खींच दी, ठीक है, ये वाली रो ये दिखाई दे रही, ये वाली रो मैंने खींच दी। अब इसमें कितने त्रिभुज हो गए 10, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए 10, मैंने इसे पूरा कर दिया। अभी इसमें कितने त्रिभुज हैं 12, कितने त्रिभुज हैं अभी 12। नेक्स्ट, अगर मैं इससे यहाँ पे पूरा कर दे, आपको देखो ये वाला देखने को मिल रहा है भाई, ये वाला फिगर यहाँ पे 12 जो मैंने किया ना, ये वाला यहाँ पे अपने ये वाली लाइन मैंने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दी। एक सेकंड बैक करता हूँ, ये देखो सेम फिगर यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ वाला। इसमें हमने कितने बताया आपको 12 त्रिभुज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और बढ़ा देना है ये। अब इसमें कितने त्रिभुज हुए 14, कितने हुए 14 हुए। अपना तो 14 वाला था ही नहीं, 12 वाला था। चलो यहाँ पे 12, इतने तो अपने कितने हो गए 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक तो अपना ये बन गया और 2 ये बन जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई, एक ये बना 2 ये बनेंगे। देखो कौन सा, एक ये और एक ये पूरा पूरा, मतलब कि 12 तो वो थे, 3 ये हुए 15 और 15 के बाद अभी खत्म नहीं हुआ,
एक पूरा ये बनेगा, ये वाला एक, और ये वाला एक पूरा ये बन जाएगा। ठीक है, इनके साथ में तो भी बनेगा, केवल मैंने पहली बार 12 किन से निकाला था, इनसे। ठीक है, 12 यहाँ पे बने, उसके बाद 1 2 और 3 ये बने, टोटल 12 और 3, और उसके बाद ये वाला भी तो बनेगा, ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, तो एक ये बनेगा और सेम अपोजिट साइड भी एक बनेगा, तो 2 होंगे, तो 12 3 15 और 2 17, 17 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का सी नंबर। समझ में आया 21 का सी? और कोई डाउट, कोई जो दिक्कत हुई नहीं ना? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 की ओर। जिस प्रकार दीवार और ईंट का संबंध है उसी प्रकार किताब का संबंध है। दीवार से ईंट का संबंध होता है, किताब का पृष्ठ से संबंध होता है। राइट है आपका, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्न श्रृंखला में कुछ अक्षर लापता हैं, उन्हें क्रम में अनुसार। सबसे पहले इसको करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हमेशा इनको काउंट कर लिया करो कि कितने हैं। ठीक है, A to Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो देखो 3 3 का भी क्रम बन सकता है, 4 4 का भी क्रम बन सकता है। क्रम बनाने की मतलब सीरीज को फॉलो कराया जाता है। मैं यहाँ पे 4 की बनाने की कोशिश करता हूँ, 4 4 का की। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ऑप्शन से पुट कर देना होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा कि इस पर कौन कौन सा आएगा, हमेशा ऑप्शन को रखो। जैसे यहाँ पे रख लेता हूँ B नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने को रखता हूँ A, पीछे से रख रहा हूँ। ठीक है, तो A, उसके बाद यहाँ पे रखता हूँ फिर से B, और फिर से ये B, ये दोनों B है। अब यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा, 3 भी एक में आ गए, ये नहीं चल रहा है। C नंबर चलो रख लेते हैं। अब जैसे A वाला यहाँ पे रख, चलो मैं यहाँ पे A रख लेता हूँ। A यहाँ पे मैंने रखा तो ये आ गया BB A। ठीक है, BB A। फिर मैंने यहाँ पे एक A रखना है, यहाँ पे A रखना है, तो 3 A हो गए। बोलोगे भाई हो ही नहीं सकता, हटाओ। आगे आ जाते हैं C नंबर की ओर। यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे A रखा तो यहाँ पे क्या बन गया ABBA। पहला तो ABBA। फिर मैंने यहाँ पे क्या रखा, B रखा, और फिर यहाँ पे ये B रखा, फिर ये A रखूँगा यहाँ पे आगे, तो ये भी AB बना। क्या बात है, ये भी देखो AB और BA, मतलब AB बन रहा है। ये वाला जैसे AB बना रहा था, तो ये वाला भी AB बना रहा है। और बचता क्या है, केवल B, वो हम आके यहाँ पे रख देंगे, तो 2B और 2A यहाँ पे आ जाएंगे, 2B 2A यहाँ पे आ जाएंगे, 2B 2A यहाँ पे आ जाएंगे, और 2B 2A यहाँ पे आ जाएंगे। सो राइट आंसर अपना कौन सा होगा? बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे पासे टाइप का क्वेश्चन आ गया। पासा का इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। चलो, पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब तल फलक में 2 बिंदु होते हैं तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु होते हैं जब तल फलक में, तो ऊपरी बिंदु पे कितने बिंदु होंगे? सबसे सिंपल है, क्लॉकवाइज ये सीरीज चलती है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है अपना 24। कैसे करेंगे चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसको करने का तरीका है, ये हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं भाई, क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया 1 3 5 पहले फिगर का। दूसरे का क्या था? 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ पे हमसे पूछा है, अभी एक अपना बचता है 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जिसमें 2 बिंदु होते हैं उसका हमसे ऊपरी फलक पूछा है, तो 2 का ऊपरी फलक क्या होगा? 2 का ऊपरी फलक क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? 3। 4 का पूछता क्या होता? 5 होता। 1 का क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 का क्या होगा? 3rd होगा। तो राइट आंसर मतलब C नहीं 3 होगा। तो 3 कौन से ऑप्शन में? 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर D पे बोलोगे, D पे, ऑप्शन नंबर D पे है। अगला क्वेश्चन है, वरुण जयेश से बड़ा है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, सिंपल सा, या तो ऐसे ऐसे करके बड़ा छोटा करते जाओ, या फिर आप ऐसे बना लो ये इससे बड़ा है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। चलो एक बता देता हूँ, जो इजी होता है वो बता। वैसे इजी तो ये वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वरुण जयेश से बड़ा है। ये लो, वरुण हो गए और ये जयेश हो गए, ये वरुण हो गए, ये जयेश करके जे मैंने बना देना है। ठीक है, दिनेश हरीश से छोटा है। दिनेश है जो हरीश से छोटा है, तो कोई हरीश है, ये मैंने हरीश को बना दिया यहाँ पे, ये हरीश हुए और ये यहाँ पे दिनेश। ठीक, तो ये हरीश थे और ये दिनेश। कोई दिक्कत इतने में नहीं हुई होगी। सुरेश वरुण से बड़ा, कोई सुरेश हैं, वो वरुण से बड़े हैं, तो भाई ये तो वरुण था, इससे बड़े कौन है? सुरेश। तो मैंने इसे बड़ा कर दिया सुरेश को। ठीक है, सुरेश वरुण से बड़ा लेकिन दिनेश से छोटा है। दिनेश से छोटा है मतलब दिनेश ये है ना, जो दिनेश ये सुरेश से बड़ा होगा। तो चलो मैं दिनेश को यहाँ पे कर देता हूँ बड़ा। ठीक, अब जब देखो एक बात देखो, कहोगे अंशु भैया दिनेश से तो हरीश बड़ा था ना, दिनेश से तो हरीश बड़ा था, तो हरीश को दिनेश से भी बड़ा कर देंगे।
अब हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, वो देख लेते हैं। उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो बोलोगे हरीश सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन है, दिनेश। तीसरे नंबर पे कौन है, ये एस नंबर वाला, एस नाम वाला क्या था, एस नाम वाला सुरेश। फिर इसके बाद कौन आएगा, ये आपका वी नाम वाला। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा जयेश। सबसे बड़ा पूछा था तो सबसे बड़ा आप हो जाएगा हरीश। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के भारत में प्रथम अध्यक्ष कौन है, 26 नंबर। सिंपल सा देखो, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग जिसे हम बार्क बोलते हैं, BARC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता है, इसकी स्थापना कब हुई ये पता है, मैं चलो आपको बता देता हूँ। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, BHA भाभा एटॉमिक रिसर्च, RESEARCH और सेंटर CENTR, इतना तो पता है यार, ठीक है आप सभी को। इसका और इसकी स्थापना हुई 10 अगस्त 1948 को, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई में 10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई। और इसके लाइक जो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था। तो पहला जो परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था, इसे नोट कर लेना। पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 10 अगस्त 1948 में। और उसकी स्थापना किसने की, होमी जहांगीर भाभा। तब अपने मतलब अगर PM की बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं 26 और 27 नंबर की ओर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। जैसे आप लूसेंट बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं लिखा, उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा है, लेकिन शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये स्थापना कब हुई थी, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपना स्कोर बताना, क्वेश्चन आंसर राइट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है वो भी बता सकते हो। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है मैं बता देता हूँ, ऐसे चलता है, ऐसे गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक है। गुजरात मैं जे बना देता हूँ, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसका झारखंड। अभी आंसर आपको देखते देखते पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल लिख देता हूँ, ठीक है। त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। पूछ लिया जाता है कभी कभी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। पूछा सबसे निकट कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। दिल्ली तो बात ही हटा दो, जोधपुर राजस्थान हो सकता है, लेकिन सबसे निकट पूछा है यहाँ पे तो कोलकाता वेस्ट बंगाल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे है ये पता है अभ्यारण्य, ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है, तो परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये महू सुना है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महू के निकट जहानापावा की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में महू के निकट जहानापावा की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब उसका साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 डिग्री थोड़ा सा ब्लर है, मैनेज कर लेना, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में मान होगा। सिंपल सा आपको एक फार्मूला नोट कर लेना है, इसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। C/5 = F-32/9। यहाँ पे हमें दिया क्या है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री दिया है, और जैसे ही फ़ारेनहाइट में 32 आप पुट करोगे तो 32 - 32 0 हो जाएगा। फिर 9 का चाहे जो कराओ वो CB जो आपका आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 31 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो डिग्री जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे मजबूत या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर। अच्छा, सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी कौन सी होती है पता है, कमेंट करो वीडियो को पॉज करके। पता है, कान की हड्डी होती है, उसका नाम क्या है, स्टेपिज। उसका नाम क्या है, स्टेपिज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्तियों के कारण हरी, पत्तियों के कारण हरी होती हैं। जो पत्तियां होती हैं किसके कारण हरी होती हैं, यहाँ पे हरित लवक के कारण। किसके कारण होती हैं, हरित लवक के कारण। निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छा है, जिसे हम रिन्यूएबल स्रोत बोलते हैं, वो कौन सा है सर, एयर। क्या बोलोगे आप, एयर।
जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है वो कौन सा है, उसे हम बोलते हैं एयर, हवा। आगे मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है, बहुत पहले से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हो, गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा मछलियां सांस लेती हैं। ये मैं डोमेस्टिक ब्रांच के लेवल का साइंस करा रहा हूँ। आप सोचो कि जीडी का लेवल का आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं डोमेस्टिक ब्रांच में आपको देखने को बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन आप जब जीडी का थोड़ा सा दोगे तो थोड़ा सा आप हो जाएगा, लेकिन डीवी का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ही कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पर क्या असर होगा, घटेगा बढ़ेगा, भाई पृथ्वी के तुलना में वहाँ पे 1/6 पार्ट होता है, तो बोलोगे भैया सिंपल सा है, घटेगा ना बढ़ेगा ना वही रहेगा ना ये होगा, सिंपल से बोलोगे घटेगा, तो 1/6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। अब जैसे आपको पता होगा ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, और उसका नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम Na होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, उसी को बोला जाता है सल्फर जिसे बोलते हो, आर्गन, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पे लोहे का जो रासायनिक प्रतीक होता है उसे हम बोलते हैं Fe। लोहे का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Fe। और लास्ट टाइम मुझे जहाँ तक पता है एक पूछा था, लेड का पूछा था, Pb, ठीक है, लेड का पूछा था, Pb। आगे अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बता सकते हो, जो कि जैसे कापर होता है, ठीक है, कापर जैसे तांबा जिसे बोलते हो, चलो अभी नहीं पूछूंगा, बाद में कभी पूछूंगा, अभी अब पढ़ो। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा। सिंपल है, समुद्र की सतह पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। राइट आंसर 39 का ए हो जाएगा। ठीक है, सतह पर जो ऐसा है, मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सर्वाधिक होता है, लेकिन इसके ऊपर जाओगे तो क्या असर पड़ेगा। सिंपल है, वो कम होता जाता है। आगे बोलोगे विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी, जिसे आप बोलोगे सिल्वर। ठीक है, चांदी। जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, ये क्वेश्चन बताओ कमेंट सेक्शन में। जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, बता सकते हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है तांबा, विद्युत का सुचालक है तांबा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो आपसे पूछा है जर्मन सिल्वर, मैं जान जाऊंगा कि आप वीडियो के एंड तक आए हो। बाकी कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में आज कर लेना, मॉक टेस्ट जरूर लगाना भाई, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपकी टाइम जो होगा ना वो मैनेज कर पाओगे। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना। कोई क्वेरी आए तो कॉमेंट में आज करना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। डू